चलिए सुनते हैं आज एक और नई कहानी जिसका नाम है पूस की रात, जिनके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, जिन्हें कलम के सिपाही के नाम से भी जाना जाता है। आज हम जो लेकर आए हैं वो मानसरोवर भाग 1 से लिया गया है। ये कहानी सिर्फ एक ठंडी रात की नहीं बल्कि उस गरीबी, मजबूरी और संघर्ष की है जो किसान की जिंदगी में हर दिन चुपचाप आती है। तो आइए इस सर्द रात में हल्कू और मुन्नी के साथ प्रेमचंद के ये यथार्थ को महसूस करते हैं और इस कहानी को विस्तार से सुनते हैं। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया हुआ है, जो रुपए रखे उसे दे दो, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा? माघ पूष की रात हार में कैसे कटेगी? हार मतलब यहाँ खेत हुआ। उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं है। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा, फिर पूस सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात को वह किस तरह नहीं जा सकता, मगर सहना मानेगा नहीं। घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा, बला से जाड़ों में मरे, बला से तो सिर से टल जाएगी। ये सोचता हुआ अपने भारी भरकम डील लिए हुए स्त्री के समीप गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कम्बल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरीरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो तो कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा? कंबल ना जाने कितने बाकी हैं जो किसी तरह चुकते ही नहीं। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं छोड़ देते खेती, मर मर के काम करो, उपज भी हो तो बाकी भी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए तो हमारा जन्म ही हुआ है। पेट के लिए मजदूरी करो, खेती बाज आए, मैं रुपए न दूंगी, कह दिया। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर ये कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौवें ढीली पड़ गई। हल्कू के एक वाक्य ने उस कठोर सत्य को उजागर किया। वो मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर रखे 3 रुपए निकाले और हल्कू के हाथ पे रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस न सुनने को मिलेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वो भी उसी में झोंक दो, उस पर भी धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकालकर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से 1-1 रुपए पैसा काट काट के 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वो आज निकले जा रहे थे। एक पग, उसका मस्तक उसकी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे की ठुठुठते हुए मालूम होते। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़ी चादर ओढ़े पड़ा रहा। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कू कू कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद न आ रही थी। हल्कू ने घुटनों में गर्दन को चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहा, तो क्या यहाँ लेने आया था? अब खाओ ठंडा, मैं क्या करूं? जानते हो थे मैं यहाँ हलवा पूड़ी खाने तो ना आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे चले आए, अब रो नानी के नाम से। जबड़ा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और कुकू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। उसकी श्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कुकू से नींद नहीं आ रही। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह राह पछुआ ना जाने कहाँ से बर्फ लिए चला आ रहा है। उठो, फिर एक चिल्लम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिल्लम पी चुका। ये खेती का मजा है। और एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिफाफ, कंबल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटे। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिल्लम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिल्लम पीते हुए कहा, पिएगा चिल्लम? जाड़ो तो क्या जाता है, जरा मन बदल जाता है। जबरा ने मुंह की प्रेम से छलकती हुई आंखों को देखा। हल्कू आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठेगा, तब जाड़ा न लगेगा। जबरा ने उससे पंजे उसकी घुटनों पर रख दिया और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांसें अच्छी लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय
करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो अब कि सो जाऊंगा। लेकिन दूसरे ही क्षण उसके हृदय में कंपन होने लगी। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट पर चाड़ा जो था वो किसी पिचास की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह रहा ना गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और सिर को थपथपा उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वो उसे अपनी गोद में चिपकाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे ना मिला था। जबरा शायद ये समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में जो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध न थी, उसकी किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वो इतनी तत्परता से गले न लगाता। वो अपनी दीनता से आहत न था जिससे आज उसे एक क्षण ये दशा में पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए और उसका एक एक अणु प्रकाश की तरह चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। एक विशेष आत्मीयता से उसने एक स्फूर्ति पैदा कर दी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुक्ष समझती थी। वो झटपट उठा और छपरी से बाहर आकर भूखने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया, पर वो उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूखता रहा। एक क्षण के लिए भी आ जाता तो तुरंत भी, फिर दूसरे क्षण दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति ही उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकना शुरू हुआ। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती में मिलाकर सिर में उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम ना हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब वही कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आम का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को मुझे कोई पत्ती बटोरते देख ले तो कोई भूत समझे। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठा नहीं रहा जाएगा। उसने पास में अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए। फिर उसने एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोरे और तापे। ठाठे हो जाएंगे फिर आकर सोएंगे। अभी तो बहुत रात है। जबरा ने कूकू करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचा में खूब अंधेरा छाया हुआ था। अंधकार में निर्दय पवन पत्तियां को कुचल रहा था। वृक्षों से ओस की बूंदें टपक रही थीं। एकाएक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए आया। हल्कू को ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आ रही होगी। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिली, उसे वो चिचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जब देर में पत्तियों का ढेर लगा, हाथ ठिठुर जाते, नंगे पांव गले जाते थे और वो पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर दिया। इसी अलाव में उस ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छूकर भागने लगी। इस अस्थिर प्रकाश में बगीचों के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते मानो यह अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभालते हुए अंधकार के उस अनंत सागर में ये प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा दी। दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा है। तेरे जी में आए तो सोकर ठंड की असीमित शक्ति पर विजय पाकर वो विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। उसने जबरे से कहा, क्यों जबर, अब ठंड नहीं लग रही? जबर ने कुकू करके मानो कहा, क्या ठंड लगती ही रहेगी? पहले से ये उपाय ना सूझा? इतने ही इतनी ठंड क्यों खाते? जबर ने पूछ हिलाई। आओ इस अलाव को कूदकर पार करो, देखे कौन निकल जाता है। अगर जल गया बच्चा तो मैं ये दावा ना करूंगा। जब्बर ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल ना कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। ये कहता हुआ वो छलता और अलाव के ऊपर से साफ निकल आ गया। पैरों में जरा लपट लगी, पर वह कोई बात न थी। जबरा आग के इर्द गिर्द घूमकर उसके पास खड़ा हो गया। हल्कू ने कहा, चलो इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वो फिर
कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधकार छा गया। राख के नीचे कुछ आग अभी बची थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती, फिर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती उसे आलस दबाए लेता। जब रात जोर से भूखकर खेत की ओर भागा, हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया। शायद नीलगायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डालेगा। मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भुगता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वो अपने को धोखे न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदाया हुआ था। न इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असह्य जान पड़ा। वो अपनी जगह से ना हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, लीहो लीहो। जबरा फिर भूख उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का एक ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक के समान झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़ डालता। नीलगाय खेत का सफाया किए डालती थी। हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। आक्रमणता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा। तुझे अपनी खेत की पड़ी है? पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं नहीं जानता हूँ। दोनों फिर खेत के डाढ़ पर गए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबड़ा मड़ैया के नीचे चित लेटा, मानो प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छा गई, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजदूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। धन्यवाद।